नमस्कार साथियों, आज हम उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा, उग्र राष्ट्रवादी प्रमुख नेता, उग्र राष्ट्रवाद के कारण और उनकी कार्यप्रणाली, इस विषय पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस की स्थापना से लेके 1905 तक का जो उनका कार्यकाल था, उस कार्यकाल में जो उनकी प्रारंभिक कार्यप्रणाली, उनके प्रमुख नेता, इस विषय पर चर्चा की थी। तो हम इससे आपको पीछे लेकर जोड़ने का प्रयास करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। स्थापना के साथ ही उन्होंने जिस कार्यप्रणाली से काम किया, उस कार्यप्रणाली के कारण उन प्रारंभिक नेताओं को 1885 से लेकर 1905 तक के जो कार्यकाल के नेता थे, उन्हें उदारवादी या नरम दल के कहा गया। ये लोग संवैधानिक सुधारों के माध्यम से क्रमिक विकास चाहते थे। ये लोग अंग्रेजों से सीधा टकराव नहीं चाहते थे। शिष्टमंडल के माध्यम से, प्रार्थना पत्र के माध्यम से, स्मृति पत्र के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते थे। इसके बाद यदि फिर भी वो उनकी बात नहीं मानते थे तो इसके लिए वो कोई सक्रिय आंदोलन नहीं करते थे। लेकिन साथियों, ये इस 1885 से लेकर 1905 का जो 20 वर्ष का कार्यकाल है, इस 20 वर्ष के कार्यकाल में इन नेताओं की खास कोई उपलब्धि नहीं रही, जिससे कांग्रेस के भीतर और कांग्रेस के बाहर दोनों ओर से इनकी कार्यप्रणाली की निंदा होने लगी और इनकी कार्यप्रणाली पर लोग सवाल खड़े करने लगे। कांग्रेस की जो अनुनय विनय की नीति थी, जो पत्रों की नीति थी, शिष्टमंडल की नीति थी, इस सभी नीतियों के खिलाफ एक धीरे धीरे जन आंदोलन बनने लगा और कांग्रेस के भीतर भी एक वर्ग बनने लगा। उस वर्ग को, उसकी कार्यप्रणाली के आधार पर उस वर्ग को उग्र राष्ट्रवादी कहा गया। अब इन्हें उग्र राष्ट्रवादी क्यों कहा गया? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि ये कांग्रेस की प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र की जो विचारधारा थी या जो कार्यशैली थी, उस कार्यशैली के खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और उनके साथ साथ अंग्रेजों की भी कार्यप्रणाली की बहुत बुलंदी के साथ विरोध करना शुरू किया। जहां उदारवादी लोग अंग्रेजी शासन को अच्छा मानते थे, हिंदुस्तान के लिए वरदान मानते थे, बोलते थे कि लोकतंत्र के लिए वो हमें प्रशिक्षित कर रहे हैं, लेकिन उग्र राष्ट्रवादी ठीक इसके विपरीत अंग्रेजी शासन की न केवल घोर निंदा करते थे, वरन उनका कहना था कि हमें केवल पत्रों के माध्यम से स्वराज या सुशासन प्राप्त होने वाला नहीं है, उसके लिए हमें त्याग और बलिदान करना पड़ेगा। तो दो बातें यहां आपके सामने निकल के आई। उदारवादी क्या कर रहे थे? एक तो क्रमिक सुधार की बात कर रहे थे। क्रमिक सुधार मतलब धीरे धीरे, और अपने बात मनवाने के लिए प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र और शिष्टमंडल की बात करते थे। लेकिन उग्र राष्ट्रवादियों का कहना था त्याग, बलिदान से ही हम स्वराज प्राप्त कर सकते हैं। ये औपनिवेशिक सुशासन की बात करते थे। नरम दल के लोग औपनिवेशिक सुशासन की बात करते थे। आपको यहां थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, इनके सुशासन में, इनके स्वराज में मूलभूत अंतर था।
ये लोग औपनिवेशिक शासन को अच्छा मानते थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत ही ये अपने लिए कुछ अधिकार चाहते थे केवल। लेकिन इनके स्वराज में ये भिन्नता थी कि जो कांग्रेसी, जो मैं अभी बताने वाला, जो उग्र राष्ट्रवादी नेता थे, उनके अलग अलग विचार थे। वो कहते थे कि हमें स्वराज प्राप्त करना है तो उसमें अंग्रेजों का से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। और यहां मैंने जो लिखा, त्याग और बलिदान के आधार पर दोस्तों। त्याग बलिदान से आशय क्या था? त्याग बलिदान से ऐसा ये था कि हमें अंग्रेजों से हाथ फैलाकर प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि हाथ फैलाकर प्राप्त होने वाला होता तो अभी तक हमें सब प्राप्त हो गया होता। कांग्रेस की इस प्रारंभिक कार्यशैली थी, इसकी निंदा करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने इसे भिक्षावृत्ति कहा। भिक्षावृत्ति से काम चलने वाला नहीं है, उनका मानना था। अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों की मूल भावनाओं को समझने में असफल रही है, और उन्होंने 1893 में हिंदू प्रकाश, जो बंबई से प्रकाशित समाचार पत्र था, उसमें कई लेख लिखकर, बगैर नाम के लेख लिखकर कांग्रेस की आलोचना प्रारंभ कर दी। यही नहीं दोस्तों, उन्होंने जनता के सामने प्रश्न अपने क्या कहते हैं आइडियोलॉजी जनता के सामने रखी। उदारवादियों की जहां पर जो पकड़ थी वो मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी में थी, और उग्र राष्ट्रवादी अपनी बात को लेकर निम्न वर्ग, विद्यार्थी, किसान, मध्यम निम्न वर्ग सभी के पास अपनी विचारधारा को, अपनी कार्यप्रणाली को, अपने सिद्धांतों को लेकर गए। और उससे दोस्तों ये निकल के आया कि अब धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ एक वातावरण तैयार होने लगा, और जन आंदोलन के रूप में, राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उन्होंने परिस्थिति को क्या कहते हैं लोगों को जागृत किया, और धीरे धीरे एक आंदोलन के रूप में जनता को क्या कहते हैं और अधिक प्रशिक्षित करना उन्होंने शुरू कर दिया। दूसरी बात, यहां पर एक और बात करेंगे, फिर सीधे उग्र राष्ट्रवाद के कारण पे आएंगे। कार्यशैली में जो अंतर है, उदारवादी, जो मैं कह रहा हूं बार बार, उदारवादी प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र, शिष्टमंडल, इनसे अपनी बात मनवाना चाहते थे। यदि इन सभी से इनकी बात नहीं मानी गई तो कोई सक्रिय आंदोलन नहीं होगा। सक्रिय आंदोलन नहीं होगा। लेकिन उग्र राष्ट्रवादी कहते थे, अगर हमें ये सब बातें मनवानी हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हड़ताल, जुलूस और साथ साथ बहिष्कार, स्वदेशी जैसे हथियारों के साथ सक्रिय आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। ये मूल अंतर था दोनों की विचारधारा में दोस्तों। क्या कि कांग्रेसी विचारधारा, जो प्रारंभिक विचारधारा थी, वो सक्रिय आंदोलन करने से डरते थे, सक्रिय आंदोलन नहीं करना चाहते थे, वो अंग्रेजों को रुष्ट नहीं करना चाहते थे, वो अंग्रेजों से क्रमिक सुधार की आशा करते थे, वो अंग्रेजी शासन में विश्वास करते थे, वे अंग्रेजी शासन को वरदान मानते थे। लेकिन उग्र राष्ट्रवादी इन बातों से सहमत नहीं थे। वे वरदान नहीं मांगते थे अंग्रेजी शासन को, वे अंग्रेजों की क्रमिक सुधार में विश्वास नहीं करते थे, वे सक्रिय आंदोलन के पक्षधर थे। इसीलिए उनकी त्याग बलिदान
की जो उनकी जो थ्योरी थी, इसी थ्योरी के कारण इनको उग्र राष्ट्रवादी कहा गया। वो प्रमुख उग्र राष्ट्रवादी जो नेता थे दोस्तों, प्रमुख उग्र राष्ट्रवादी नेता, उनमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष आदि। रास बिहारी बोसवी इसमें जो प्रमुख जो नेता थे, यानी इन्हीं को लाल बाल पाल, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्रपाल, इन्हीं को दोस्तों इतिहास में लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। मैंने कहा आपसे, ये कांग्रेस की प्रारंभिक नीति के कटु आलोचक थे। कांग्रेस की भिक्षावृत्ति को, इस कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली को बाल गंगाधर तिलक ने भिक्षावृत्ति कहा। विपिन चंद्रपाल का कहना था दोस्तों कि यदि अंग्रेज हमारे पास स्वतंत्रता को थाली में सजा कर देंगे तो हम उसको सहर्ष अस्वीकार कर देंगे और उनसे कहेंगे कि यदि हम में क्षमता होगी तो हम आपसे छीन लेंगे। ये उनकी आइडियोलॉजी थी। बाल गंगाधर तिलक कहते थे स्वतंत्र स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। इस प्रकार की जो आइडियोलॉजी थी, इस आइडियोलॉजी के कारण, इस विचारधारा के कारण ये जो नेता थे ये उग्र राष्ट्रवादी नेता कहलाए। दोस्तों, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा कोई एक दिन में नहीं बनती। कोई एक दिन का ऐसा कोई एक बड़ा कार्यक्रम नहीं हो गया जिससे इन लोगों का मन खिन्न हो गया और ये लोग उग्र हो गए। अंग्रेजों के पिछले वर्षों की कार्य प्रणालियां इनको इस विचारधारा को ओढ़ने के लिए, इस विचारधारा को अपनाने के लिए विवश कर रही थी। इसके अतिरिक्त मैंने बताया उग्रवादी नेताओं की 20 वर्ष की नगण्य लगभग कुछ उपलब्धियां जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी जो उपलब्धि से लोगों को शांति मिलती है, लोगों का मन हर्षित होता है, लोगों को ये लगता कि हाँ अंग्रेज हमारी सुन रहे हैं। उलट अंग्रेज जो दिन प्रतिदिन ऐसा काम करते चले जा रहे थे जिससे उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रही थी, लोगों के हृदय में घुस रही थी और ये नेता जननायक के रूप में उभर रहे थे। तो क्या कारण थे उग्र राष्ट्रवाद के उदय के, इस बारे में हम यहाँ पर एक एक बिंदु से समझते जाएंगे। तो सबसे पहले यहां लिख देते हैं उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण। वे कौन से कारण थे जिन्होंने उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया? वैसे तो बहुत सारे कारण आएंगे दोस्तों, लेकिन यहां जो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, प्रतियोगी परीक्षा में भी आ सकते हैं, ऐसे कारणों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहां जो कारण आने वाला है वो आएगा प्लेग। दोस्तों, महाराष्ट्र में 1896 में खास करके पूना और उसके आसपास के क्षेत्र में दोस्तों बहुत तेजी के साथ प्लेग फैला। इस प्लेग में लगभग 1,00,000
70,000 लोग मारे गए। सोचिए आप दोस्तों, एक बहुत क्रम से चलेंगे और वो क्रम आपको बहुत तेजी के साथ समझ में आएगा। बस आप यहां पर जुड़े रहें कि प्लेग 1896 में पूना या महाराष्ट्र में, उसका केंद्र चूंकि पूना था, लेकिन वैसे जो फैला हुआ था वो पूरे महाराष्ट्र में ही मान लो आप, महाराष्ट्र यानी पूना उसका केंद्र था। 1,76,000 लोग दोस्तों उसमें मारे गए, लेकिन शासन का प्रयास शून्य। इस पर बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों अपने जो मराठा और केसरी नामक दो समाचार पत्र निकालते थे, अपने तिलक ने समाचार पत्रों में शिवाजी के उद्गार, शिवाजी के उद्गार नाम से एक लेख श्रृंखला प्रसारित की और उन्होंने लिखा उसमें कि अंग्रेजी शासन के प्रयासों की तुलना में प्लेग हमारे लिए बेहतर था, या प्लेग से अंग्रेजी प्रयास कठोर थे। सोचिए आप कि अंग्रेजी जो अधिकारी, अंग्रेजी जो सैनिक, अंग्रेजी जो प्रशासक थे, वो प्लेग के नाम पर जब घर में सर्वे कर रहे थे तो हमारी बहन बेटियों के साथ अनाचार दुराचार तक कर रहे थे, उनकी बची कुची हुई सामग्री को भी लूट रहे थे। दोस्तों, लोगों के मन में मतलब और अधिक पीड़ा, वेदना और घर कर गई कि इस संकट के समय में भी अंग्रेज चूक नहीं रहे हैं हमको नीचा दिखाने के लिए, हमें कष्ट में धकेलने के लिए। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ दोस्तों कि विनायक क्या कहते हैं, चापेकर बंधु, चापेकर बंधु, जिनमें दामोदर चापेकर और बाल कृष्ण, ये दो भाई थे। इन दोनों भाइयों ने प्लेग अधिकारी रेंड और आर्मस्ट, ये टा है दोस्तों, टा, आर्मस्ट की गोली मारकर हत्या कर। इस हत्या के लिए दोषी किसको ठहराया गया? बाल गंगाधर तिलक के लेखों को। और बाल गंगाधर तिलक को 18 माह की कठोर कारावास की सजा दी गई। सजा दी गई। यह पहला कारण था। इस कारण से उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा भारत में तेजी के साथ उभर के आई, पनप के आई। एक नंबर 2 दोस्तों, अकाल। 1899 से लेके 1900 में ये मुख्य था। वैसे तो 1896 से कह सकते हैं दोस्तों, 1900 तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार अकाल पड़े, जिसमें से खास करके दक्षिण भारत, मध्य भारत, ये मुख्य क्षेत्र थे। इन क्षेत्रों में भयानक अकाल पड़ा दोस्तों। शासन के स्तर पर अकाल के नाम पर कोई भी सरकारी प्रयास लोगों तक नहीं पहुंचे। उलट शासन ने इस समय लोगों से अधिक कर वसूलने का और प्रयास किया। इसमें लगभग दोस्तों 90 लाख लोग मौत के शिकार हुए, मौत के मुंह में गए। समझ लो आप, सोचो आप कितना भयानक अकाल पड़ा होगा
कि इस 1899 और 1900 में तो मुख्य केंद्र था अकाल का, लेकिन अगर टोटल देखा जाए तो 1896 से लेकर 1900 तक लगातार भारत में अकाल पड़ते रहे और इस अकाल में अंग्रेजी शासन का प्रयास शून्य और उसमें 90 लाख लोग मौत के मुंह में गए। इतिहास की किताबों में मिलता है दोस्तों कि खास करके बंगाल के क्षेत्र में लोगों ने अपने क्या कहते हैं भूख मिटाने के लिए, क्षुधा को शांत करने के लिए दोस्तों लोगों ने लोगों का मांस खाया, आदमी ने आदमी का मांस खाकर अपनी भूख को शांत करने का प्रयास किया। इतना भयानक अकाल पड़ा, उसके बाद भी अंग्रेजी प्रशासन की तरफ से कोई भी प्रयास नहीं किया गया। इतिहास में ऐसी कई राइटरों ने लिखा है कि इस समय कालाबाजारी चरम पर थी। इस प्रकार की घटनाओं ने उग्र राष्ट्रवाद को और अधिक बढ़ावा दिया। ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। इसके अलावा दोस्तों भारत में लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल बन के आया। लॉर्ड कर्जन ने आते ही तीसरा अगर यहां पॉइंट बार करें तो कर्जन की दमनात्मक कार्रवाई, लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल को भारत के इतिहास में आयोग का कार्यकाल माना गया। दिल्ली दरबार, जो मैंने बताया कि दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1903 को सजाया गया। क्यों सजाया गया? क्योंकि अंग्रेज जो राजा थे एडवर्ड सप्तम, उनकी ताजपोशी की भारत में जश्न मनाने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें बेहिसाब पैसा दोस्तों बहाया गया। और वो पैसा कब बहाया गया? जब मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूं कि भारत में अकाल पड़ रहा है, भारत में प्लेग हो रहा है, प्लेग से 1,70,000 लोग मारे गए, अकाल से 90 लाख लोग भूख से मारे गए, लोग क्या कहते हैं लोगों का मांस खाने के लिए मजबूर हैं। ऐसी कंडीशन में लॉर्ड कर्जन द्वारा दिल्ली दरबार का सजाना दोस्तों लोगों के गले से नहीं उतर रहा था और ये लोग अंग्रेजी प्रशासन को, भारतीयों को चिढ़ाना मान रहे थे कि देखो आप, एक तरफ हमारे पैसे से हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है और दिल्ली के शासक का, दिल्ली के राजा का जश्न भारत में मनाया जा रहा है। एक तो ये बड़ा कारण था दिल्ली दरबार का। नंबर 2 अगर हम बात करें दोस्तों, दूसरी बात तो नंबर इसमें बी लिखा था हमने तीसरे के अंदर, बी है इसमें कलकत्ता नगर निगम के अधिकारों में कटौती। लॉर्ड कर्जन ने आते ही, जो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जिस सुशासन के लिए जाना जाता है दोस्तों, उस पर कैंची चलाना शुरू कर दिया। लोगों का अधिकार छीनने के उद्देश्य से कलकत्ता नगर निगम में जो चुने हुए क्या कहते हैं सदस्य आते थे, डेलीगेट्स आते थे, जिन्हें हम पार्षद कह सकते हैं, सीनेटर कह सकते हैं, उनको चुने हुए क्या कहते हैं उनकी संख्या कम करके मनोनीत जो वायसराय द्वारा या गवर्नर जनरल द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते थे उनकी संख्या को अधिक बढ़ा दिया, यानी लोकतंत्र की यहां हत्या करने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार से जो उसने अगला कदम बढ़ाया दोस्तों, वो विश्वविद्यालय अधिनियम, ये भी इससे ही मिलता जुलता था दोस्तों। इसमें भी विश्वविद्यालय में चुने हुए सीनेटरों की संख्या कम कर दी गई और मनोनीत सीनेटरों की संख्या अधिक बढ़ा दी गई। इसका भी इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी प्रशासन की दखल को नगर निगम और विश्वविद्यालय में बढ़ा दिया गया और शिक्षा को इतनी अधिक महंगी कर दी गई कि आम भारतीय इस शिक्षा तक पहुंच नहीं सके। ये दूसरा बड़ा कारण था। तीसरा, तिब्बत पर आक्रमण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है आप लोगों से, यंग हस्बैंड मिशन। यंग हस्बैंड मिशन कभी कभी पूछा जाता है, क्या है यंग हस्बैंड मिशन? यही है दोस्तों कि ये लॉर्ड कर्जन प्रतिक्रियावादी और साम्राज्यवादी विचारधारा का था। तिब्बत पर अधिकार करने के लिए भारतीय पैसे से इसने सेना भेजी, अपने क्या कहते हैं साम्राज्यवादी मंसूबों को पूरा करने के लिए। उस समय जब भारत आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था, भुखमरी फैली हुई थी, उस समय अनावश्यक इसने एक मिशन, यंग हस्बैंड जो मिशन भेजा, तिब्बत के दलाई लामा के साथ एक क्या कहते हैं अपमानजनक संधि की इसने, और उस अपने क्या कहते हैं हित के लिए जबरदस्ती तरीके से ये क्या कहते हैं तिब्बत पर इसने जो अधिकार किया, उससे भारतीय लोग भी नाराज हुए। ये बहुत बड़ा एक इनके सामने निकल गया है। दूसरा, एक अंतरराष्ट्रीय, चौथा अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम भी ऐसा घटा जिससे उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को एक प्रोत्साहन मिला और उनके मन में भी इन घटनाओं ने कुछ और अच्छा करने को प्रेरित किया। उनमें सबसे पहला जो था वो था 1903 में दोस्तों इटली की पराजय। अभी तक दोस्तों ये माना जाता था यूरोप महाद्वीप के लोग अजेय हैं, उनकी युद्ध की रणनीति इस प्रकार से है कि कोई भी महाद्वीप के लोग उनको परास्त नहीं कर सकता। एक उनका क्या कहते हैं पूरे विश्व में एक धाक जमी हुई थी कि वो जिस देश में जाते हैं वहां पर वो विजय होते हैं। लेकिन एक अफ्रीकी देश, अफ्रीका महाद्वीप का देश इथोपिया, छोटा सा, जिसे पहले अबिसिनिया कहते थे, उसने इटली को पराजित कर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण घटना जो मैं आपको अपने वीडियो में पहले बता चुका हूं, 1905 में दोस्तों रूस की पराजय। हाथी को चींटी ने हरा दिया, इस प्रकार की कहावत वास्तविक रूप से यदि चरितार्थ हुई तो वो 1905 की रूस की पराजय हुई। किसने पराजित किया दोस्तों? जापान जैसे छोटे से देश ने। इन दो घटनाओं ने भारतीय उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों के विचार में, कार्यप्रणाली में पंख लगा दिए कि जब ये जापान छोटा सा देश हरा सकता है, इथोपिया गरीब सा देश इटली को पराजित कर सकता है, तो यदि हम संगठित होकर लड़ेंगे तो हमारे लिए ब्रिटिश शासन कहीं भी टिकने वाला नहीं है। दूसरा, भारतीय लोग बार बार इंग्लैंड जा रहे थे, रूस जा रहे थे, वहां वो देखते आ रहे थे कि इंग्लैंड में तो लोकतंत्र की बहर बह रही है, रूस के लोग 1905 में क्रांति की रूस के लोगों ने लोकतंत्र के लिए। तो जब उनके देशों में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं तो हम अपने देश में क्यों नहीं मांग सकते। और दोस्तों इस प्रकार के वातावरण ने इन उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को और अधिक तीव्रता के साथ अपने विचारों तक को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा एक दो छोटे छोटे पॉइंट हैं जिन पर मैं अधिक चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये चर्चा आपको हर जगह मिल जाएगी। उस समय बेरोजगारी भी एक आर्थिक घटनाक्रम या भारतीयों की आर्थिक दुर्दशा, जिनके बारे में प्ले और उसमें आपसे पहले चर्चा करके आया कि अंग्रेजों की शोषण की नीति, या कह दो भारत से कच्चा माल ले जाकर विदेशों से भारत का पक्का बना हुआ माल बेचना, है ना। इस प्रकार की नीति से भारत के लोग बेरोजगार हो गए थे। लड़के जो युवा थे वो पढ़ के उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही थी। इस प्रकार का असंतोष भी भारत में बहुत तेजी से पनप रहा था और इस असंतोष को उग्र राष्ट्रवादियों ने भुनाने का प्रयास किया और उन्होंने अपनी बातों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी घटना थी जो उग्र राष्ट्रवादियों को आग बबूला कर दिया, वो मैं अगला वीडियो आपको उस पर डिटेल में बताऊंगा। 1905 का बंगाल विभाजन। इस घटना ने
उग्रवादी, उदारवादी सभी के मुंह पर एक तमाचा मारा। उदारवादी जो अंग्रेजों के गुणगान करते थकते नहीं थे, अंग्रेजी शासन को अच्छा मानते थे, इस प्रकार की विचारधारा के लोगों को अंग्रेजों ने क्या कहते हैं गलत सिद्ध कर दिया और उपराष्ट्रवादियों को ये कहने का अवसर दे दिया कि देखो मैं कहता था हमारी भावनाओं का अंग्रेजों को कोई भी ख्याल नहीं है, अंग्रेज कभी भी हमारा भला नहीं कर सकते। इसका 1905 की घटना जो अंग्रेजी लोग कहते तो थे कि हमने इसको प्रशासन के आधार पर बांटा, लेकिन ये प्रशासन के आधार पर नहीं, ये संप्रदाय के आधार पर बांटा गया एक प्रांत था जिसमें हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग राज्यों में बाउल बनाने का प्रयास किया। और दोस्तों इसी बंगाल विभाजन का परिणाम हमें बाद में देखने को मिला। क्या मिला? भारत पाक विभाजन। भारत पाकिस्तान विभाजन हमें 1947 में देखने को मिला। दोस्तों इसकी जड़ें 1905 के बंगाल विभाजन के रूप में अंग्रेजों ने बो दिए थे। ये जो वो घटनाएं थी जिन्होंने उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा कि उग्र राष्ट्रवाद क्या थे, उनकी कार्यप्रणाली क्या थी और उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। एक बार मैं समरी के रूप में आपको फिर से कहना चाहता हूँ, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा नरमवादी विचारधारा के ठीक विपरीत थी, जहां वो क्या कहते स्मृति पत्रों, प्रार्थना पत्रों, शिष्टमंडल के माध्यम से अपनी बात को मनवाना चाहते थे, क्रमिक सुधार की बात करते थे, अंग्रेजी शासन को अच्छा मानते थे। उग्र राष्ट्रवादी इसके ठीक विपरीत इस प्रकार की विचारधारा को भिक्षावृत्ति विचारधारा मानते थे और वो कहते थे कि कांग्रेस की इस नीति से हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, इसके लिए हमें त्याग बलिदान का सहारा लेना पड़ेगा, हमें अपने स्वदेश पर हमें क्या कहते हैं आत्म सम्मान के लिए अपने पुराने वीरों महावीरों से प्रेरणा लेना पड़ेगी और हम तभी अंग्रेजों से परास्त कर सकते हैं। इसके लिए चाहे हमें अपने प्राणों का बलिदान क्यों ना करना पड़े, इसके लिए हमें सक्रिय आंदोलन चलाना पड़ेगा, जुलूस हड़ताल का सहारा लेना पड़ेगा, बहिष्कार करना पड़ेगा विदेशी वस्तुओं को और स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा। इस प्रकार के प्रमुख नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, इस प्रकार के लोगों के बीच में अपनी अपनी बातों को रखा। समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव के माध्यम से लोगों को जोड़ा, अपनी बात रखी। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल इस राष्ट्रवाद विचारधारा के जननायक पहुंचे और लोगों के बीच में अपनी बातों को रखकर एक सक्रिय आंदोलन के लिए इनको भारतीय इतिहास में याद किया जाता है। इसी बात के साथ अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।